रीडिंग एंड राइटिंग प्रिमिटिव डेटा, ठीक है, रीडिंग एंड राइटिंग प्रिमिटिव डेटा इन फाइल। तो इसके लिए पहले हम लोग राइटिंग का वर्क करेंगे। एक फाइल ऑब्जेक्ट यूज कर लेते हैं। न्यू फाइल डॉट स्लैश प्रिमिटिव डॉट dat। एक मिनट, हेलो, तो प्रिमिटिव डॉट dat और कहां पर बनाएंगे इसको, src के अंदर। तो अब यहाँ प्रिमिटिव फॉर्म डेटा हम लोग राइट करने जा रहे हैं, मीन्स सपोज उसमें इंटीजर या फिर आप फ्लोट ऐसी कुछ वैल्यूज राइट करेंगे। तो ऐसा जो डेटा हमारा है वो डेटा इन जनरल यूजर के लिए डिस्प्ले हो ऐसा कंपलसरी तो नहीं है, ठीक है, मीन्स फाइल में वो डेटा हमारा होना चाहिए, बट उस फाइल का डेटा यूजर के लिए विजिबल हो ऐसा कंपल्सन नहीं है। अगर यूजर को हमें वो डेटा डिस्प्ले करना है तो हमेशा हम किस पैटर्न को फॉलो करेंगे, टेक्स्ट रीडिंग राइटिंग या बाइनरी रीडिंग राइटिंग टेक्स्ट फॉर्म डेटा के लिए। क्लियर है? बट अगर आप टाइप स्पेसिफिक यहाँ पर प्रिमिटिव वैल्यू ऐसा कुछ वर्क करने जा रहे हैं तो आपकी फाइल का जो एक्सटेंशन है वो txt हम रख सकते हैं, बट जनरली इसको हम कैसे रखते हैं, .dat या फिर .bin ऐसा कुछ एक्सटेंशन हम रख देते हैं जिसको यूजर जनरली ओपन ना कर सके। बात समझ आ रही है? तो आप कोई भी फाइल एक्सटेंशन इसका रख सकते हैं, इवन विदाउट फाइल एक्सटेंशन भी आप ये फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये स्टेप क्लियर है सभी को? यहाँ पर सपोज हम .bin बाइनरी फाइल के अकॉर्डिंग उसका एक एक्सटेंशन दे देते हैं। अब यहाँ पर सपोज हम लोग एक मेथड क्रिएट करते हैं, राइट डेटा। तो राइट डेटा हमें कहाँ करना है, इस फाइल की हेल्प से। तो यहाँ पर फाइल पास करेंगे। इतना क्लियर है? तो अब हमें क्या करना है, ये मेथड बनाना है। एक मेथड यहाँ पर क्रिएट करते हैं, मेन के अंदर भी पूरा कोड लिख सकते थे, थोड़ा उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो राइट डेटा मेथड यहाँ पर क्रिएट करेंगे अब हम लोग। तो राइटिंग के लिए अगर बाइनरी फॉर्म डेटा राइट करना तो आपके पास मेन ऑप्शन तो एक ही है, और वो क्या है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम FOS इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और यहां पर क्या पास कर देंगे, फाइल को इसमें कोई दिक्कत किसी को? फाइल आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस फाइल आउटपुट स्ट्रीम से जो डेटा हमें राइट करना है वो डेटा हमें डायरेक्ट क्या राइट करना है, प्रिमिटिव फॉर्म। तो प्रिमिटिव फॉर्म डेटा राइटिंग के लिए यहां पर हम यूज करते हैं डेटा आउटपुट स्ट्रीम क्लास को। तो डेटा आउटपुट स्ट्रीम क्लास DOS, इसे एक नेम दे देते हैं, इक्वल टू न्यू
डेटा आउटपुट स्ट्रीम, और इसमें क्या पास हो जाएगा आपका फाइल स्ट्रीम। तो ये डेटा आउटपुट स्ट्रीम क्लास यहां पर आप देखिए किस लिए है, स्पेशली फॉर राइटिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वैल्यूज इनटू फाइल्स। तो अगर आपको प्रिमिटिव टाइप्स डेटा फाइल के अंदर राइट करना है तो क्या यूज करेंगे हम, डेटा आउटपुट स्ट्रीम का बिहेवियर। बट ये डेटा आउटपुट स्ट्रीम बिहेवियर जब आप यूज करते हैं तो ये थ्रेड सेफ नहीं, मीन्स यहाँ पर जो चीजें इंप्लीमेंटेड है वो सिंगल थ्रेड के अकॉर्डिंग है। मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट में आप इसे इन जनरल यूज नहीं कर सकते। जैसे कॉन्करेंट बिहेवियर हम लोगों ने यूज किया था तो मल्टी थ्रेड था, वो मल्टी थ्रेडेड फॉर्म था कि नहीं कॉन्करेंट का, जब आपने ब्लॉकिंग की यूज किया था। तो बहुत सारी आपकी फाइल रीडिंग राइट ऑपरेशन के अकॉर्डिंग जो क्लासेस हैं वो सिंगल थ्रेडेड बिहेवियर के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंगली आप उसको यूज कर सकते हैं। मींस जहां पर मल्टी थ्रेड एनवायरनमेंट है हमें थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का बिहेवियर अपनी तरफ से उस पर अप्लाई करना पड़ता है। तो अभी फिलहाल आपका सिंपल टास्क यहाँ पर है डेटा को राइट करना विद हेल्प ऑफ दिस, तो इसको आप यूज करेंगे। किस लिए ये यूज हो रहा है, स्ट्रीम टू राइट Java primitive values in file। क्लियर है इसका पर्पज? क्लियर है? तो अब आपको अगर डेटा यहां पर राइट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, इसका शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं, DOS। इस DOS की हेल्प से अगर आप यहां देखेंगे तो आपको बहुत सारे मेथड्स मिलेंगे जिसको आप यूज कर सकते हैं, और वो मेथड हमारे राइट बिहेवियर के अकॉर्डिंग। तो आप देखिए यहाँ पर राइट के कितने सारे ओवरलोड्स हैं, राइट बाइट एरे, राइट इंटीजर वैल्यू, राइट बूलियन वैल्यू, राइट इंटीजर एज अ बाइट, स्ट्रिंग पूरा है उसको बाइट्स फॉर्म में अगर राइट करना है तो आप ये यूज कर सकते हैं। कैरेक्टर को आप राइट कर सकते हैं, स्ट्रिंग को भी आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं, डबल को राइट कर सकते हैं, फ्लोट को राइट कर सकते हैं, इंटीजर को राइट कर सकते हैं, लॉन्ग को, शॉर्ट को, एंड सो ऑन। समझ है? तो आपके हर टाइप के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, एक मेथड है। तो सपोज हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं राइट बाइट, पहले यहाँ पर एक वैल्यू पास कर देते हैं, कुछ सपोज 100 या फिर 85। अब जब आप इसे यूज करेंगे तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, इसको ऐड कर देते हैं। तो राइट बाइट इसी तरीके से DOS डॉट राइट बूलियन। तो सपोज यहां से हम लोग वैल्यू फॉल्स राइट करते हैं, DOS डॉट राइट फ्लोट। तो सपोज यहां पर आप 45.5 राइट करते हैं, DOS डॉट राइट सॉर्ट। सपोज यहां पर हम 356 राइट करते हैं, मीन्स कुछ भी आप राइट कर सकते हैं, DOS डॉट राइट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के लिए हमारे पास मेथड्स क्या है, राइट कैर्स, और यहां सपोज हम पास कर देते हैं सीडा। ठीक है? तो इस तरीके से सारे मेथड्स अप्लाई हो सकते हैं, हो सकते कि नहीं? आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा राइट कर सकते हैं। एक कैरेक्टर फॉर्म भी राइट कर लेते हैं, तो DOS डॉट राइट
कैर, और यहाँ पर सपोज आपने पास कर दिया सपोज कैपिटल P। तो कितनी वैल्यूज राइट कर रहे हैं हम लोग फाइल में? इसके बाद आपका टास्क क्या है? स्ट्रीम को क्लोज करना। तो पहले क्या क्लोज करेंगे? डेटा आउटपुट स्ट्रीम, और फिर फाइल आउटपुट स्ट्रीम। फाइनली में भी इसको डाल सकते हैं, बट अभी यहीं पर राइट करते हैं। एक मैसेज इसके बाद यहां पर पास कर देते हैं, डेटा रिटन इन फाइल। तो इस तरीके से आपको राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इजी है अगर आप देखें, इसमें कोई दिक्कत किसी को? ये 6 क्या लिखा आप लोगों ने चैट में? 6 अच्छा, टोटल डेटा इंटर, ठीक है। तो ये आपका एक राइटिंग वर्क हो गया। तो टाइप स्पेसिफिक डेटा आप यहां पर राइट कर रहे हैं। अब इसको सपोज हम लोग रन कर लेते हैं। तो डेटा रिटन इन फाइल आ गया मैसेज आपका, इसका मतलब डेटा राइट हो गया। तो रिफ्रेश करेंगे यहां पर, तो फाइल किस नेम से बनी होगी इस बार? primitive.bin। अब इस फाइल को जब ओपन करेंगे तो आप देखिए यहां पर क्या आया है, आपको पता चल रहा है? तो कुछ चीजें हमें पता चलेंगी, बट कुछ चीजें यहां पर पता नहीं चलेंगी। ठीक है, जैसे कैरेक्टर हमने राइट किया था तो वो एडिटर का फीचर है, आपको दिखा दे रहा है, बट ऐसी फाइल्स को जनरली हम ओपन तो नहीं कर सकते। इस फाइल के अंदर नंबर, फॉल्स और वो सारी वैल्यू कहां पर है, क्या हमें पता चल रहा है? नहीं। तो आप टाइप स्पेसिफिक डेटा इस तरीके से राइट कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए किस टाइप का डेटा राइट करना है, और उसके अकॉर्डिंग आप उसको यहां पर राइट करें। जब राइट कैर्स आप करते हैं तो आप यहां से स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, बट ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग कैसे राइट हो रहा है? एज ए कैरेक्टर टाइप, मीन्स एक एक कैरेक्टर आपकी फाइल में कैर फॉर्म में राइट हो रहा है। तो अब आपका नेक्स्ट टास्क क्या है? इस डेटा को रीड करना। राइटिंग वर्क समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत इसमें? ये हमारा मेथड यहां पर हो गया, मेथड टू राइट primitives using what? Data input stream class। क्लियर है इतना पार्ट? अब नेक्स्ट वर्क यहां पर हम लोग करते हैं रीडिंग का। रीड डेटा, तो रीड डेटा भी हमें किससे भी करना है? उसी सेम फाइल से डेटा रीड करना है। इसका एक मेथड यहां पर बनाते हैं। तो ये जो मेथड हमारा होगा ये किस लिए है? रीडिंग मेथड टू रीड primitives using what? Data input stream class। इसको यूज करेंगे यहां पर डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास को। तो कैसे से यूज करना है अब देखते हैं यहां पर। तो पहला टास्क यहां पर भी क्या होगा? फाइल, अब बाइनरी फॉर्म डेटा है
तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, फाइल इनपुट स्ट्रीम FIS इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और यहां पर क्या पास हो जाएगा, फाइल FIS ट्राई कैश लगा लेंगे। नेक्स्ट क्या करना चाहिए बताइए, अब आप लोग खुद इतना बता सकते हैं, व्हाट नेक्स्ट, डेटा इनपुट स्ट्रीम DIS इक्वल टू न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम, और इसमें क्या पास हो जाएगा, FIS। तो DIS रेफरेंस बना लिया और उसमें क्या पास कर दिया आपने, फाइल इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। अब यहां पर आपको डेटा रीड करना है, तो डेटा रीडिंग के लिए अब आपको यहां ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आपको जो डेटा राइट है वो किस फॉर्म में रिटन है। क्लियर है ये? तो पहले अगर हमें डेटा यहां रीड करना है तो क्या मिलेगा, फाइल से डेटा, बाइट मिलेगा। तो उस बाइट डेटा को रीड करने के लिए आप देखिए यहां पर डेटा इनपुट स्ट्रीम के साथ रीड के बिहेवियर भी उसी तरीके से आपको मिल रहे हैं, रीडिंग के ऑप्शन है उसी तरीके से। क्लियर है ये पॉइंट? तो अगर हमें बाइट डेटा रीड करना है तो क्या करना पड़ेगा, रीड बाइट। इससे हमें किस टाइप का डेटा मिलेगा, इस टाइप का डेटा मिलेगा। बाइट एरे कैसे मिलेगा भाई, रीड बाइट एक बाइट देगा ना। आपके पास जो डेटा रिटेन है फाइल में, अगर आप देखें तो वो क्या है, ये डेटा, तो 85 पहले मिलेगा, फिर फॉल्स हमें रीड करना होगा बूलियन, फिर फ्लोट, फिर सॉर्ट, फिर हमें 2, 4, 5 कैरेक्टर्स रीड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर रीड बाइट से हमें क्या मिल जाएगा, एक बाइट टाइप का डेटा सर। तो यहां पर बाइट बी इक्वल टू दिस कर सकते हैं कि नहीं। नेक्स्ट हमारा बूलियन फॉर्म था, बूलियन BL इक्वल टू DIS डॉट रीड बूलियन। फिर क्या है, सीक्वेंस याद है किसी को, फ्लोट, सॉर्ट, कैर। तो फ्लोट वेरिएबल एक बनाते हैं, फ्लोट F इक्वल टू DIS डॉट रीड फ्लोट। फिर क्या है, सॉर्ट, सॉर्ट S इक्वल टू DIS डॉट रीड सॉर्ट। और लास्ट एक कैरेक्टर के लिए भी वर्क कर लेते हैं, कैर CH इक्वल टू व्हाट, DIS डॉट रीड कैर। अब यहां पर ये सारा मैसेज के साथ बाइंड कर देते हैं, डेटा फ्रॉम फाइल। अभी एक ही कैरेक्टर हम रीड कर रहे हैं, आप इसको रिपीट कर सकते हैं मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए आगे, और यहां पर वैल्यूज को डिस्प्ले करा देते हैं।
पहले हमारा क्या है, v प्लस स्लैश टी प्लस bl प्लस स्लैश टी प्लस f प्लस स्लैश टी प्लस यस प्लस स्लैश टी प्लस सी। इसमें कोई दिक्कत? सी एच, इसमें कोई दिक्कत किसी को? आपने जो डेटा गेट किया फाइल से, उसी डेटा को आप यहां पर क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले करा दे रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। तो ये वर्क हमारा हो गया रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल विद स्ट्रिंग। ठीक है, तो इजी वर्क है ये भी। अगर आप देखें, आपको बस पता होना चाहिए कि डेटा किस फॉर्म में रिटेन है और उसका सीक्वेंस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसको रिट्रीव कर पाए। तो आप देखिए, यही डेटा स्टोर्ड है ना, 85 फॉल्स, 45.356 और कैरेक्टर उसके बाद सी था पहला कैरेक्टर। बट हमें क्या फाइल के अंदर ये डेटा दिख रहा था, ऐसा कुछ। तो जहां पर हमें प्रिमिटिव वैल्यूज टाइप स्पेसिफिक राइट करनी है, कैर फ्लोट, जो आपके पास 8 डेटा टाइप्स हैं, उसके लिए यहां पर स्पेसिफिक एक क्लास इन्होंने क्या दे दिया, डेटा इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम। तो आउटपुट स्ट्रीम से आप राइटिंग का वर्क करेंगे और इनपुट स्ट्रीम की हेल्प से आप क्या करेंगे, डेटा रीडिंग का वर्क करेंगे। क्लियर है ये सभी को? ये पॉइंट क्लियर है सभी को? ठीक है, ये दोनों मेथड्स मार्क कर लिए थे सभी ने, या वेट करना है, नोट करेंगे कुछ इसमें? ये पार्ट मेंशन कर लिया है सभी ने? ठीक है, नोट कीजिए। My screen was white, something is showing. What can I do? What can I do? हो गया ये पार्ट सभी का?
उसका टेस्ट बन रहा है, हम सीरियल मत बताओ टेस्ट काम वाला बचा नहीं ये पार्ट हो गया सभी का, कंफर्म कीजिए। ठीक है, राइटिंग वाला पार्ट राइट डेटा, मेरा बनाया हुआ आगे बढ़े। फिर हो गया सभी का, आगे बढ़े। और कॉलिंग के लिए बस दोनों मेथड्स को कॉल कर लेना। तो एक साथ अगर कॉल करना है तो आप यहाँ स्विच लगा सकते हैं, डू व्हाइल, या फिर अभी फिलहाल उसको आप इस तरीके से कॉल करके कमेंट कर लीजिए। और बेटर वे में चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डू व्हाइल स्विच, वो बिहेवियर पता है, आप लगा सकते हैं। तो रीड राइट का ऑप्शन दे दीजिए यूजर को, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बिहेवियर आपका है जिसको यहां पर यूज करेंगे आप। और ये बिहेवियर है आपका ऑब्जेक्ट रीडिंग राइटिंग। बहुत सारे केसेस में ये बिहेवियर इम्प्लिसिटली आपके कलेक्शंस के लिए वर्क करता है। आपने देखा होगा कई सारे ऑब्जेक्ट्स जब आप कलेक्शंस बिहेवियर के अकॉर्डिंग यूज किए थे तो वहां पर एक इंटरफेस आपका इंप्लीमेंटेड था जो कि क्या था, सीरियलाइजेबल फॉर्म इंप्लीमेंटेड था कि नहीं। मीन्स वो सारी की सारी क्लासेस जहां पर सीरियलाइजेबल फॉर्म बिहेवियर आपका इंप्लीमेंटेड था, उसके लिए ये नेचर इम्प्लिसिटली आपके लिए वर्क करता है। तो यहां पर दो टर्म्स आपके ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सीरियलाइजेशन एंड डी सीरियलाइजेशन। जैसे यहां पर अभी आप देखिए, आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या आपके उस ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो परसिस्ट करता है। परसिस्ट का मतलब क्या उसका डेटा मेंटेन रहता है। अगर हम प्रोग्राम क्लोज भी कर दें, नेक्स्ट टाइम क्लोज ओपन करें तो हमें फिर से ऑब्जेक्ट मिल जाए वो जो पहले बना था, ऐसा पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी वो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो किस नेचर के अकॉर्डिंग, वोलेटाइल नेचर के अकॉर्डिंग रैम पर पड़ा हुआ है, और रैम से वो डेटा इरेज हो जाता है जैसे ऑब्जेक्ट मेमोरी से रिमूव होगा। तो अब यहाँ पर अगर हमें एक ऑब्जेक्ट स्टेट को मेंटेन करना है, इन फ्यूचर उसको यूज करना है, तो बाय डिफॉल्ट वो पॉसिबल नहीं। अभी आप देखिए, हमने एक ऑब्जेक्ट फॉर्म डेटा राइट तो किया था एम्प्लॉय का, बट क्या हमने वहां एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट राइट किया था। स्ट्रिंग फॉर्म में राइट किया था, वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं था। बट अब अगर आपकी नीड ही ऐसी है कि हमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही डायरेक्ट फाइल में राइट करना, जैसे भी हम लोगों ने प्रिमिटिव फॉर्म डेटा राइट किया,
तो उसके लिए यहां पर हमें हेल्प लेना होगा सीरियलाइजेशन कंसेप्ट का। किसका हेल्प लेना पड़ेगा? सीरियलाइजेशन मैकेनिज्म की या सीरियलाइजेशन कंसेप्ट। तो सीरियलाइजेशन सिंपली है क्या, इसे आप मार्क कर लेंगे। इट इज ए मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू अ बाइट स्ट्रीम। तो बाइट स्ट्रीम फॉर्म में अगर हम एक ऑब्जेक्ट स्टेट को क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, देन दैट इज सिंपली कॉल्ड सीरियलाइजेशन। ठीक है। और जब आप उस बाइट स्ट्रीम से उसका रिवर्स प्रोसेस का मतलब क्या है, सीरियलाइज्ड ऑब्जेक्ट से आप उसका एक्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर्म यहां पर जनरेट करते हैं। मींस जो बाइट स्ट्रीम आपको मिल रहा है उससे फिर आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट जनरेट करते हैं। उसे यहां पर सिंपली क्या कहा गया, डीसीरियलाइजेशन। तो सीरियलाइजेशन का रिवर्स ऑपरेशन या रिवर्स प्रोसेस क्या कहा जाएगा? डीसीरियलाइजेशन। डीसीरियलाइजेशन। ठीक है। तो सीरियलाइजेशन हमारा सिंपली प्रोसेस क्या हुआ, बाइट स्ट्रीम फॉर्म में एक ऑब्जेक्ट स्टेट को राइट करना, और उस बाइट स्ट्रीम से जब आप एक्चुअल ऑब्जेक्ट जनरेट करेंगे, फॉर्म करेंगे, जो कि रिवर्स प्रोसेस हुआ आपके सीरियलाइजेशन का, तो उसे आप क्या कहेंगे, डीसीरियलाइजेशन। ये दोनों टर्म्स क्लियर हुए सभी को? सीरियलाइजेशन क्या है और डीसीरियलाइजेशन क्या है? तो बात यहां पर आती है कि इसको हम अचीव कैसे करेंगे जावा में। आप किसी भी क्लास को बाय डिफॉल्ट सीरियलाइज्ड नहीं कर सकते। मींस हम उसको बाइट स्ट्रीम फॉर्म में राइट या स्टोर नहीं कर सकते। उसके लिए यहाँ पर एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है, आप केवल उन्हीं पर्टिकुलर क्लासेस ऑब्जेक्ट्स को सीरियलाइज कर सकते हैं या फिर डीसीरियलाइज कर सकते हैं जो सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहे हो। मींस आप अगर चाहते हैं कि आपकी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो बाइट स्ट्रीम फॉर्म में राइट हो, उसके अकॉर्डिंग उसके स्टेट को हम मेंटेन करें, सेव करें, तो कंपलसरी आपके लिए क्या बन जाता है, आपके लिए क्या कंपलसरी हो जाएगा, आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा उस क्लास को आप जब क्रिएट करेंगे तो वो किस पर्टिकुलर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करे, सीरियलाइजेबल। तो सीरियलाइजेबल इंटरफेस आप यहां अगर देखेंगे, इसके अंदर जावा ने ऐसा कुछ भी डिफाइन करके नहीं दिया आपको। मींस एक ब्लैंक इंटरफेस है, और ऐसे इंटरफेसेस को यहां पर कहा जाता है मार्कर इंटरफेस। तो सीरियलाइजेबल हमारा यहां पर क्या है, एक मार्कर इंटरफेस है। अभी तक आपने देखा था जो भी इंटरफेस हम कहीं पर इंप्लीमेंट कर रहे थे तो हमारे लिए रिस्ट्रिक्शन एक क्या होता था, किसी इंटरफेस को अगर आपने किसी क्लास में इंप्लीमेंट किया था तो आपके लिए रिस्ट्रिक्शन क्या था, इंटरफेस से हमें एटलीस्ट एक दो मेथड तो मिलते ही हैं, तो उन मेथड्स को हमें क्या करना होता था, उन मेथड्स को हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट करना होता था। मींस उसकी डेफिनेशन हमें प्रोवाइड करनी होती थी। बट यहां पर सीरियलाइजेबल फॉर्म में ऐसा कुछ इन्होंने करके दिया ही नहीं। तो आपका वर्क केवल और केवल क्या है, उसको इंप्लीमेंट कर लेना, मींस उसके सिंटैक्स को यूज कर लेना, दैट्स ऑल। आपको उसके अकॉर्डिंग कोई लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं। तो जब आप ऐसे किसी क्लास फॉर्म का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको सीरियलाइजेशन बिहेवियर के अकॉर्डिंग यूज करेंगे तो वो पॉसिबल होगा। तो दोनों तरीके से ये वर्क अभी करके देखेंगे, प्रॉब्लम कब है और प्रॉब्लम कब नहीं। अब बात आती है कि आप ये वर्क एक्चुअली करेंगे कैसे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर दो क्लासेस
यूज करनी पड़ेंगी। एक आपका ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम और दूसरा ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। तो ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम किस लिए होगा? फॉर राइटिंग द डेटा। तो ये ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम दो तरीके से अब आप यूज कर सकते हैं। एक जो वर्क अभी हम लोगों ने किससे किया, डेटा इनपुट स्ट्रीम से, आउटपुट स्ट्रीम से, वो वर्क भी हम कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली से केवल हम यूज करते हैं सीरियलाइजेशन के लिए। तो ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम से आप प्रिमिटिव टाइप्स एज वेल एज जावा ऑब्जेक्ट्स राइट कर सकते हैं अपनी फाइल के अंदर। और ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम से आप अपने स्टोर डेटा को डीसीरियलाइज कर सकते हैं, या प्रिमिटिव डेटा अगर है तो उसको आप रिट्रीव कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के तौर पर। ये पॉइंट्स क्लियर हैं सभी को, या यहां पर कोई कंफ्यूजन? क्लियर हैं ये चीजें सभी को? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये वर्क कैसे करेंगे, तो पहले इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपका एम्प्लॉय क्लास ही है, और उस एम्प्लॉय क्लास के लिए आपको डेटा राइटिंग का वर्क करना है। तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम तो यूज होगा ही। अब उस फाइल आउटपुट स्ट्रीम को फिर हम किसके साथ बाइंड कर देंगे? ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। तो ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम को क्या पास करेंगे? फाइल स्ट्रीम एफओएस। फिर हमें एक ऑब्जेक्ट राइट करना है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। और उस ऑब्जेक्ट को राइट करने के लिए अब यहां पर आपके पास मेथड है राइट ऑब्जेक्ट। इसको नोट कर लेंगे सभी। बहुत सिंपल टास्क है ये, बट कंपल्सन यहां पर ये है कि आप ये जो एम्प्लॉय क्लास यूज कर रहे हैं, जिसका ऑब्जेक्ट हम यहां राइट कर रहे हैं, दैट क्लास मस्ट बी इंप्लीमेंटेड थ्रू सीरियलाइजेबल इंटरफेस। वो किसके थ्रू इंप्लीमेंटेड होनी चाहिए? सीरियलाइजेबल इंटरफेस। ये हमें देखना पड़ेगा। तो दोनों तरीके से करके देखेंगे, कब वैलिड होगा ऑपरेशन, कब नहीं होगा, वो फिर आपको पता चलेगा। अब अगर आपने ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट फॉर्म राइट किया है, तो उसको रीड करने के लिए यहां पर आप देखिए क्या करना है। फाइल इनपुट स्ट्रीम, देन ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, और अब आपको राइट ऑब्जेक्ट की जगह क्या कॉल करना है? रीड ऑब्जेक्ट। तो रीड ऑब्जेक्ट हमें बाय डिफॉल्ट एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, उसको डाउन कास्ट कर देंगे आप अपने उस टाइप में जिस टाइप का डेटा वहां से मिल रहा है। तो आपको पता है अभी हम लोग किस टाइप का डेटा राइट कर रहे हैं? एम्प्लॉय टाइप का। तो एम्प्लॉय टाइप से आपने उसको क्या किया? डाउन कास्ट कर दिया। अब उसकी प्रॉपर्टीज अगर एक्सेसिबल है तो उससे आप वैल्यू गेट कर सकते हैं, उनके गेटर मेथड कॉल करके आप उसकी वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, तो रीड राइट ऑपरेशन यहां पर समझ आया कैसे वर्क करना है। चलिए तो इसको देखते हैं कैसे वर्क होगा। ये हमारा सीरियलाइजेशन डेमो वर्क।
क्या क्या इसके लिए करना होगा बताइए। पहला वर्क सपोज हम लोग करते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय क्लास यूज कर लेंगे, ऑलरेडी वो इंप्लीमेंटेड है। तो क्या क्या करना पड़ेगा बताइए। पहले राइटिंग का वर्क करते हैं सपोज। तो एक तो फाइल हमें क्रिएट करना पड़ेगा, फाइल इक्वल टू न्यू फाइल और डॉट src स्लैश एम्प्लॉय डॉट। ठीक है, तो ये फाइल क्रिएट करेंगे हम लोग। हाँ, अभी प्रॉब्लम देखेंगे पहले राइट होता है या नहीं, तभी तो समझ आएगा ना। अब यहां पर एक मेथड बना लेते हैं अपना, राइट ऑब्जेक्ट, या फिर इसको नाम दे देते हैं सेव ऑब्जेक्ट। और ये वर्क किसकी हेल्प से करना है, इस फाइल की हेल्प से। ये मेथड क्रिएट कर लेते हैं। अब यहां पर आप लोग बताइए क्या क्या करना चाहिए। क्या क्या वर्क करना चाहिए हम लोगों को। तो पहला वर्क फाइल आउटपुट स्ट्रीम FOS इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम फाइल। इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्या करना चाहिए, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम OOS, शॉर्ट फॉर्म यहां यूज कर लेते हैं OOS, और इसको FOS। न्यू ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम इसके बाद क्या करना चाहिए, इसके बाद अब इसके बाद हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एम्प्लॉय EMP इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। आप यहाँ यूजर इनपुट वैल्यू ले सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बट अभी सपोज हम लोग ऐसा वर्क नहीं कर रहे। यहां से एक वैल्यू पास कर देते हैं, सोनल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। नेक्स्ट वर्क क्या करना चाहिए, अब OOS डॉट क्या यूज करेंगे, राइट। अब देखिए राइट के बहुत सारे बिहेवियर्स है, क्योंकि ये प्रिमिटिव के लिए भी यूज हो सकता है, बट हमारा वर्क यहाँ पर अभी क्या है, राइट ऑब्जेक्ट कॉल करना और उसमें क्या पास कर देना,
ठीक है किया बे। ऑब्जेक्ट टू बी राइट ऑब्जेक्ट क्या होता है? written in file. प्रीडिफाइंड फंक्शन है ऑब्जेक्ट राइट क्लियर है ये पॉइंट? और ये चीज हो जाएगी ऐड उसमें। इसके बाद एक मैसेज यहाँ दे देते हैं, हाँ एक मिनट, ऑब्जेक्ट ये जो Written in file. मेथड किधर है? Then क्लोज क्या करना होगा पहले? इस तरीके से आप एक ऑब्जेक्ट फॉर्म डेटा को फाइल में राइट करें। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आपको राइट करना एरे फॉर्म है तो यहाँ लूप चला देंगे, एरे से 1 बाय 1 वैल्यू पिक करके उसको राइट कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं जैसा किया था हम लोगों ने उस केस में। तो इसमें कोई दिक्कत किसी को, ये लॉजिक एक बार देख लीजिए और मार्क कर लीजिए इसको। सेव ऑब्जेक्ट मेथड क्लियर है सभी को? हो गया ये पार्ट सभी का, मार्क कर लिया? क्लियर है? चलिए तो इसको देखते हैं पहले रन करके, डेटा राइट हो रहा है कि नहीं। राइट होगा या नहीं बताइए? राइट होगा या नहीं? नहीं, क्यों नहीं होगा? कोड तो सही लिखा हम लोगों ने। तो यहां पर देखिए एक्सेप्शन आ गया, आपके जावा रन टाइम ने चेक किया कि क्या आपके उस ऑब्जेक्ट को जिसका स्टेट आप मेंटेन करने जा रहे हैं वो सीरियलाइज्ड है या नहीं, मीन सीरियलाइजेबल का इंटरफेस फॉर्म जो है वो इंप्लीमेंटेड है या नहीं है। तो उसे क्या मिला होगा? जो इंप्लीमेंटेड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट उसने एक्सेप्शन क्या थ्रो कर दिया? नॉट सीरियलाइजेबल एक्सेप्शन। तो ये क्लास ऑब्जेक्ट अभी फिलहाल सीरियलाइज नहीं हो सकता, मीन्स उसके ऑब्जेक्ट स्टेट को बाइनरी स्ट्रीम फॉर्म में आप राइट नहीं कर सकते। ये क्लियर हुआ सभी को? तो अब अगर आप चाहते हैं कि आपका ये ऑब्जेक्ट स्टेट सेव हो आपकी फाइल में, चेंज क्या करना चाहिए हमें? इसको मार्क करेंगे, आप अपनी इस क्लास के अंदर आएंगे, एम्प्लॉय क्लास, और यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? इसके साथ कॉमा सेपरेटेड यहां पर एक और इंटरफेस कॉल करना होगा, और वो इंटरफेस क्या है? सीरियलाइजेबल। किसको कॉल करेंगे? सीरियलाइजेबल। तो जिस भी इंटरफेस के साथ आप सीरियलाइजेबल इंप्लीमेंट कर देते हैं वो पर्टिकुलर क्लास आपका क्या हो जाता है? सीरियलाइज्ड बिहेवियर के अकॉर्डिंग डिफाइन। मीन्स अब आप उसके ऑब्जेक्ट फॉर्म स्टेट को राइट कर सकते हैं, कहां पर? अपनी फाइल। तो प्रॉब्लम समझ आई? प्रॉब्लम क्यों आया था अभी और उसका सॉल्यूशन क्या था? ये इंप्लीमेंट होना चाहिए। अब सपोज आपने यहाँ पर इस इंप्लीमेंटेशन को कर दिया, इसको सेव करके रन करेंगे,
अब आपको कोड रन होना चाहिए सक्सेसफुली। तो आप देखिए ऑब्जेक्ट रिटन इन फाइल। इसका मतलब क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट राइट हो गया। अब ऑब्जेक्ट राइट हुआ तो एक्चुअली वो कैसा दिख रहा है, अगर हम लोग फाइल देखें तो क्या कुछ पता चलेगा? आप देखिए यहां पर एक फाइल आ गया होगा एम्प्लॉय डॉट डेटा, और इस एम्प्लॉय डॉट डेटा को अगर हम यहाँ पर ओपन करेंगे कि कुछ ऐसा दिख रहा है, देख रहे हैं? तो क्या ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है? तो ये आपका एक बाइनरी स्ट्रीम फॉर्म डेटा एज अ ऑब्जेक्ट स्टेट यहां पर राइट हो गया। जनरली जब आप ये बिहेवियर यूज करते हैं तो हम एक फाइल के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट स्टेट को राइट करते हैं। मींस अगर हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्टेट मेंटेन करना है तो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक हमें क्या करना चाहिए? एक सेपरेट फाइल। तो हम कोई नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम हर ऑब्जेक्ट को एक अलग फाइल फॉर्म में क्या करते हैं? राइट करते हैं, क्रिएट करते हैं। अदरवाइज पॉसिबिलिटी है आपके डेटा करप्शन की। तो जनरली जहां पर भी सीरियलाइजेशन बिहेवियर हम यूज करते हैं, हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक फाइल क्रिएट करते हैं। तो ये जनरलाइजेशन तो हम कर सकते हैं ना? कर सकते हैं कि नहीं? फाइल नेम जो भी हम लोगों ने फिक्स कर दिया है उसको हम क्या करें? आपके इस एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग उसके एम्प्लॉय नेम या एम्प्लॉय कोड के अकॉर्डिंग जनरेट कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं? तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट स्टेट्स राइट करते हैं अपनी फाइल के अंदर। तो अब आपका नेक्स्ट टास्क क्या है? नेक्स्ट टास्क है आपका गेट ऑब्जेक्ट। गेट ऑब्जेक्ट। तो गेट ऑब्जेक्ट के लिए भी हमें सेम फाइल पर वर्क करना होगा। तो फाइल ऑब्जेक्ट यहां पास कर देते हैं और अब इसको डिफाइन करते हैं। अब आप लोग बताइए क्या करना चाहिए यहां पर? आप लोग बताएंगे क्या क्या करेंगे? फर्स्ट वी विल क्रिएट फाइल इनपुट स्ट्रीम FIS न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। आई थिंक इतनी सारी क्लासेस हम लोगों ने यूज की हैं। अब आपको ये दो स्टेप तो याद हो गए होंगे कि कब हमें इनपुट स्ट्रीम चाहिए और कब आउटपुट स्ट्रीम चाहिए। क्लैरिटी है इसमें कि नहीं? नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम OIS What next? नेक्स्ट क्या करना चाहिए? डेटा रीड करना चाहिए। तो डेटा रीड करने के लिए क्या यूज करेंगे? OIS डॉट रीड। यहां पर भी बहुत सारे मेथड्स हैं, तो इसमें से क्या यूज करेंगे हम लोग? रीड ऑब्जेक्ट। और इससे हमें क्या मिलेगा? यहां पर एक और एक्सेप्शन आ सकती है आपकी, क्लास नॉट फाउंड। तो वो एक्सेप्शन जनरेट करता है। अगर आपका इनवैलिड रीड ऑपरेशन होगा तो उस केस में उसके अकॉर्डिंग ये एक्सेप्शन आपको हैंडल करना पड़ेगी। और इससे हमें किस टाइप की वैल्यू मिलेगी? किस टाइप का डेटा मिलेगा? एम्प्लॉय
तो इसको एक एम्प्लॉय वेरिएबल को असाइन कर देंगे और इससे डायरेक्ट एम्प्लॉय फॉर्म तो मिलेगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एम्प्लॉय टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो ये रीडिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम फाइल। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे हम लोग, इस डेटा को डिस्प्ले करना है। इस डेटा को डिस्प्ले करने के लिए सिंपली यहां पर हम क्या करते हैं, तो स्ट्रिंग ओवररिडन है, यहां पर एम्प्लॉय को पास कर देते हैं। कर सकते हैं कि नहीं, और इससे पहले एक मैसेज राइट कर देते हैं, एम्प्लॉय डेटा फ्रॉम फाइल। क्लियर है ये? ये पॉइंट क्लियर है? चलिए तो देखते हैं अब इसका आउटपुट आता है कि नहीं। गेट ऑब्जेक्ट से हमें वैल्यू मिलनी थी जो प्रीवियस ऑब्जेक्ट स्टोर हुआ था। तो आप देखिए डेटा यही स्टोर किया था ना हम लोगों ने, 1000 सोनल 25,655। ये डेटा कहां से आ रहा है, आपके फाइल से आ रहा है। तो फाइल से हमें क्या मिला, बाइट स्ट्रीम मिला। उस बाइट स्ट्रीम को रीड ऑब्जेक्ट ने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। उसकी इंटरनल फंक्शनैलिटी यहां पर आपके इस इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको मिले। फिर आपका जो ऑब्जेक्ट यहां पर मिला उसको आपने कन्वर्ट कर लिया एम्प्लॉय फॉर्म में, और उसके अकॉर्डिंग आपने उसको यूज कर दिया। तो ये जो मैकेनिज्म है ये आपका डी सीरियलाइजेशन टास्क है। तो डी सीरियलाइजेशन कहां पर हो रहा है, यहां पर। ये आपका डी सीरियलाइजेशन का वर्क है। क्लियर है ये? रीडिंग वर्क क्लियर है सभी को? अब यहां पर एक वेरिएशन हम लोग देखते हैं, और वो वेरिएशन सिंपली क्या है, इसके लिए आप चेंजेज मार्क कीजिए। पहले एम्प्लॉय क्लास के अंदर आते हैं हम लोग, और सपोज यहां पर आपका एक डेटा फील्ड है, जस्ट अ मिनट, हैंग हो रहा शायद ये। तो यहां पर सपोज हम एक और फील्ड क्रिएट करते हैं, फ्लोट एनुअल सैलरी। ठीक है, तो एनुअल सैलरी अगर आप देखें तो यहां पर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर में। कैसे, अभी फिलहाल इस बिहेवियर के अकॉर्डिंग एक चेंज यहां करना होगा हमें, गेटर सेटर भी आप बना सकते हैं। तो अभी सपोज हम कंस्ट्रक्टर के अंदर केवल एक चेंज कर रहे हैं, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, दिस डॉट एनुअल सैलरी इक्वल टू क्या करना चाहिए, एम्प्लॉय सैलरी इनटू, कर सकते हैं कि नहीं। ये हमारा एम्प्लॉय सैलरी मंथली सैलरी है, मंथली सैलरी मल्टीप्लाइड बाई 12 आपकी क्या हो जाएगी,
एनुअल सैलरी हो जाएगी। क्लियर है ये? अब यहां पर सपोज इसमें हम लोग यूजर की एनुअल सैलरी भी कॉन्कैट कर देते हैं। तो क्या करना चाहिए यहां पर, /t एनुअल सैलरी, और यहां पर एनुअल सैलरी प्लस ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये चेंज हम लोगों ने यहां पर कर दिया। तो अब आपके इस क्लास के अंदर कितने डेटा फील्ड्स हैं? 4 डेटा फील्ड्स। ठीक, एक और चेंज यहां करते हैं, और वो चेंज है सॉरी इंटीजर एज, लेकिन इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो बाकी जगह दिक्कत आ जाएगी। चलिए, तो एक और कंस्ट्रक्टर हम बना लेंगे यहां पर, एम्प्लॉय एज, इसको यहां से हटा देते हैं, केवल यहीं पर चेंज करते हैं, कंस्ट्रक्टर अलग से बना रहे हैं। तो दिस डॉट एज इक्वल टू एज। ठीक है, इसको अभी के लिए हटा ही दीजिए। ये आप लोग मार्क कीजिए, यहाँ पर एज फील्ड हम ऐड कर रहे हैं, जो करना है उसके अकॉर्डिंग। एनुअल सैलरी का कोई यहाँ पर केस नहीं बन रहा अभी, तो एज फील्ड हमने ऐड किया। चेंज मार्क कर लिया सभी ने। एम्प्लॉय क्लास में यहां पर आपको एम्प्लॉय एज ऐड करना है, और एक कंस्ट्रक्टर बनाकर उसमें एम्प्लॉय एज को इनिशियलाइज करना। नोटेड? हाँ, प्रिंट में भी चेंज करेंगे। क्लास लेवल पर क्या चेंज हुआ, डेटा फील्ड और ये कंस्ट्रक्टर हो गया ये पार्ट। इतना पार्ट हो गया सभी का। अब आते हैं आपके इस पॉइंट पर, तो यहां पर इसको हटा देते हैं, और केवल यहां पर हम
एम्प्लॉय एज को डिस्प्ले करा दे, यहाँ पर EMP एज आ जाए। तो टू स्ट्रिंग में ये चेंज करना, चेंज मार्क करके कंफर्म कीजिए सभी लोग। तो सिंपली एम्प्लॉय एज एक आपने डेटा फील्ड ऐड किया, उसके अकॉर्डिंग एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया विथ 4 पैरामीटर, और टू स्ट्रिंग के अंदर एज वैल्यू को भी डिस्प्ले करा रहा है। ये चेंज मार्क कर लिया सभी ने। चलिए, तो अब आते हैं आपके इस एग्जाम्पल में। तो यहां पर हमें राइटिंग टाइम पर एक चेंज करना पड़ेगा। सपोज हम एज के अकॉर्डिंग भी यहां पर डेटा पास करते हैं, ये बिहेवियर यूज करेंगे। क्लियर है? यहां पर एज वैल्यू भी पास कर रहे हैं, कहां पर? जो ऑब्जेक्ट हम राइटिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो एज वैल्यू कितना पास कर दिया हमने? 24। ठीक है, इसको सेव करते हैं। और अब यहां पर सपोज हम लोग रीड और राइट ऑपरेशन दोनों परफॉर्म करते। तो पहले राइट एंड देन रीड। तो अभी फिलहाल यहां पर आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट स्टेट मिलना चाहिए, मींस एम्प्लॉय कोड, नेम, सैलरी और एज वैल्यू मिलनी चाहिए जो स्टोर होगा उसके अकॉर्डिंग। तो आप देखिए यहां पर वैल्यू 1000, नेम, सैलरी और एज आ रहा है। अब सपोज आपकी रिक्वायरमेंट यहां पर ये है कि ये जो सैलरी एज फील्ड है या फिर सैलरी फील्ड है, ये हमें अपनी फाइल के अंदर नहीं राइट करना। ये कैसे पॉसिबल होगा? आपको सैलरी और एज वैल्यू सपोज फाइल में नहीं राइट करना। अरे कंस्ट्रक्टर नहीं चेंज करना है, हमें ऑब्जेक्ट यही राइट करना है, बट इस ऑब्जेक्ट के किस स्टेट को मेंटेन करना है। ये कंस्ट्रक्टर तो हमें रिक्वायर्ड है, बट इस कंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग आप ये 4 वैल्यू सेट कर रहे हैं, बट इसमें से केवल हमें क्या चाहिए? एम्प्लॉय कोड और नेम चाहिए या सैलरी चाहिए, बट एज नहीं चाहिए। ये कैसे पॉसिबल होगा? कंस्ट्रक्टर चेंज करना ऑप्शन थोड़ी। कंस्ट्रक्टर चेंज करने का मतलब आप ऑब्जेक्ट ही उस फॉर्म का बना रहे हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है, बट हमारे ऑब्जेक्ट का स्टेट ऐसा ही क्रिएट हो रहा है, मीन्स आप उससे चारों वैल्यू सेट कर रहे हैं, बट जब हम उस ऑब्जेक्ट को अपनी फाइल में राइट कर रहे हैं तो हमें उससे एज की वैल्यू फाइल में राइट नहीं करनी। मीन्स आपके एम्प्लॉय एज का जो डेटा फील्ड फॉर्म है वो सीरियलाइज्ड नहीं होना चाहिए, यही ना? ये रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे वर्क के लिए यहां पर आपको एक स्पेशल कीवर्ड दिया गया जिसको आप यूज करते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट अभी तक फिलहाल नहीं थी, अब आपको उसे यूज करना है, और वो फील्ड यहां पर आपका है ट्रांजिएंट। तो हम अपने ऐसे डेटा फील्ड्स का जो स्टेट है उसको क्या बनाते हैं? ट्रांजिएंट। तो हमें कौन सी फील्ड की वैल्यू नहीं चाहिए थी? एज
तो एज को यहाँ पर हमने क्या मार्क कर दिया, ट्रांजिएंट। सपोज सैलरी भी हमें नहीं चाहिए, तो सैलरी को भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजिएंट बना सकते हैं। तो ट्रांजिएंट यही एक केस है जहां पर आप इस कीवर्ड को यूज करते हैं, जब आप ऑब्जेक्ट सीरियलाइज करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपके डेटा फील्ड्स सीरियलाइज्ड बिहेवियर के अकॉर्डिंग क्रिएट होते हैं, और अगर आप उसमें से किसी डेटा फील्ड को चाहते हैं कि वो सीरियलाइज ना हो, मीन्स उसका स्टेट सेव ना हो आपके बाइनरी स्ट्रीम फॉर्म में, तो आप उसे क्या करेंगे, ट्रांजिएंट कर देंगे। तो जब आप ट्रांजिएंट यहां कर देंगे, अब देखिए इसका एडवांटेज क्या मिलेगा। सपोज फिर से इस कोड को हम लोग रन करते हैं, तो आपको अपना आउटपुट देखना है। यहां पर देखिए स्टेट मेंटेन हुआ क्या उसका, तो समझ आया ट्रांजिएंट का यूज क्या है। तो जिस भी फील्ड को आप चाहते हैं कि वो मेंटेन ना हो, जब हम सीरियलाइज करें ऑब्जेक्ट, तो आप उसको ट्रांजिएंट बना सकते हैं। तो सीरियलाइजेशन करते समय आपको ये चीज ध्यान रखना है कि क्या हमें उस क्लास के ऑल डेटा फील्ड्स स्टेट सेव करना है, या कुछ को सेव करना कुछ को नहीं करना है। जिसे आपको सेव नहीं करना है, आप ऐसे डेटा फील्ड्स को ट्रांजिएंट बना दें। तो इसका यूज केवल क्लास लेवल पर होगा, मैनिपुलेशंस में आप उसे यूज करेंगे, बट जब आप उस ऑब्जेक्ट को अपनी फाइल में राइट करेंगे, तो ऐसे डेटा फील्ड्स की वैल्यू फाइल के अंदर राइट नहीं होगी। तो जब हम उससे एक्चुअल ऑब्जेक्ट रिट्रीव करेंगे, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगी, और वो डिफॉल्ट वैल्यू क्या मिल रही थी अभी आपको, 0, क्योंकि आपके दोनों फील्ड्स न्यूमेरिक थे। ठीक है, तो फिलहाल फाइल हैंडलिंग में अभी इतनी चीजें आपको देखनी थी। हाँ, एक क्लास और आप लोगों को खुद से करना है, ये आपका असाइनमेंट वर्क है, आप उसे एक्सप्लोर करेंगे, और वो ऐसी क्लास है जिससे हम रीड राइट दोनों वर्क कर सकते हैं। उसका नाम है रैंडम एक्सेस फाइल। तो ये क्लास आप रीड राइट ऑपरेशन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। आपको एम्प्लॉय टाइप डेटा पर ही, जैसे अभी हम लोगों ने वर्क किया था ना इससे पहले, टेक्स्ट फॉर्म रीडिंग राइटिंग का वर्क किया था, याद है, 2-3 एग्जाम्पल पहले, जहां पर हमने एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट राइट किया था फिर उसको रीड किया था। तो वही टास्क आपको एज ए असाइनमेंट करना है यूजिंग रैंडम एक्सेस फाइल। तो इस क्लास को आपको एक्सप्लोर करना है, और एक्सप्लोर करके आपको देखना है कैसे उसे यूज करें। ठीक है, तो मैक्सिमम क्लासेस हमने आपको बता दी कैसे उसे आप क्रिएट करेंगे। रैंडम एक्सेस फाइल क्लास यू हैव टू एक्सप्लोर ऑन योर ओन। टास्क क्या करना है, जो हमने किया था किसके थ्रू, यहां पर ऑब्जेक्ट रीडिंग का वर्क जो किया था, उसको आप मार्क कर लीजिए किसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्पल बनाना। तो ये था ना एम्प्लॉय डेटा डॉट टीएक्सटी, ये रीडिंग का वर्क किया था। तो ये रीडिंग वर्क रैंडम एक्सेस फाइल से आपको करना है, ऐसा ही कुछ। इसी फाइल का कंटेंट आप रीड कर सकते हैं, और इसको राइट करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया था, क्या किया था, प्रिंट स्ट्रीम। तो प्रिंट स्ट्रीम से जो वर्क किया था ये वाला, हाँ नहीं ये तो रीडिंग का वर्क हो गया, राइटिंग का वर्क, हाँ ठीक है।
तो प्रिंट स्ट्रीम के अंदर जो वर्क हम लोगों ने ये राइटिंग का किया था और रीडिंग का जो वर्क किया है, ये दोनों टास्क आपको करना है रैंडम फाइल एक्सेस से, ठीक है। ये रैंडम एक्सेस फाइल क्लास आपको एक्सप्लोर करना है, ये आपका टास्क है। तो जितनी चीजें आज हमने डिस्कस की हैं आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, वही इंपॉर्टेंट है। असाइनमेंट इस पर यही है आपका कि सारी चीजें आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और जहां पर दिक्कत है उसको बताइए। तो 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद आप वर्क स्टार्ट कीजिए।